Hello and good afternoon, everyone. Myself Adil Ashraf and I have done my BTech from NIT Srinagar in Chemical Engineering Department. तो बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 जो है होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये लेक्चर जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जो है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ऐसे समझाऊंगा कि आपको भूलने से भी ये नहीं भूलेगा। एकदम आपको जो है कोई नींद में जो है रात के 2 बजे उठा के ले जाए, आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप बहुत आराम से उसको समझा पाओगे। तो सर चलिए समझाइए। देखो, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ज लेता हूं, एक छोटा सा चार्ज लेता हूं क्यू नॉट। इस छोटे से चार्ज क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे से चार्ज क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है। ये चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है। सर ये क्यों इतना छोटा लेते हैं हम? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आएगा। इसी लेक्चर में थोड़ा बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ इतना समझिए, हमने एक चार्ज लिया क्यू नॉट। एक चार्ज क्या लिया? एक छोटा सा चार्ज हमने जो है यहां पर क्यू नॉट लिया। ठीक है, हाँ सर। तो हमने देखा ये यहां पे रखा हुआ है और इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। ये रखा हुआ है, बस रखा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा मैं यहां पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखूं और उसको मैं फिक्स कर दूं। क्या कर दूं? फिक्स कर दूं। और वो मैं इससे r डिस्टेंस दूर रखूंगा, r डिस्टेंस दूर रखूंगा। जैसे ही मैंने इस चार्ज को यहां पे रखा, जैसे ही मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को यहां पे रखा, मैंने देखा ये जो स्मॉल क्यू नॉट चार्ज था इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। इसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो गया? फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब मैंने देखा इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने सोचा अरे यार ये क्या हो रहा है? तो मैंने क्या किया? मैंने इस चार्ज को फिर से हटाया। मैंने क्या किया? मैंने इस चार्ज को हटाया। और जब मैंने इस चार्ज को हटाया तो मैंने देखा इसके ऊपर फिर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फिर से ये एकदम रेस्ट में बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा फिर से चलो मैं चार्ज देखूंगा, रख के देखूंगा क्या होता है। लेकिन अब मैंने क्या किया? मैंने फिर से यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज को रखा और जैसे ही मैंने यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा, इसके ऊपर फिर से फोर्स लग गया। इसके ऊपर फिर से फोर्स लग गया। दैट मींस क्या समझ आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है जब ये चार्ज यहां पे नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है, और जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां पे रख रहा हूं इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं इस प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में एक छोटा सा चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है? ये सवाल है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आ रहा है? दैट मींस यही जो चीज थी, यही साइंटिस्ट को क्या परेशान कर रही थी। अब इसको समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन जो हमारे पास जो है सिलेबस में है उसको हम फील्ड थ्योरी बोलते हैं। उसी से हम इसको समझेंगे क्यों होता है। तो अभी तक आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन क्या समझ आ गया? अगर यहां पे हम क्यू नॉट चार्ज नहीं रखते तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जैसे मैं यहां पे प्लस क्यू चार्ज को रखूंगा तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। दैट मींस इस चार्ज की वजह से यहां पे कुछ क्रिएट हुआ है। दैट मींस इस चार्ज ने अपने सराउंडिंग में कुछ क्रिएट किया है। और उस सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज आता है, उस सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज आता है उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। सर क्या बोला आपने? मैंने कहा मुझे समझ आ रहा है ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब मैं इसको रख रहा हूं तब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और जब ये यहां पे नहीं है तब इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसने अपने सराउंडिंग में कुछ फील्ड जो है क्रिएट किया है। कुछ फील्ड इसने अपने सराउंडिंग में क्रिएट किया है, और उसी फील्ड की वजह से जब भी कोई चार्ज इसके फील्ड में आने की कोशिश करता है तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है। जब भी कोई चीज इसके फील्ड जब भी कोई चार्ज इसके फील्ड में आने की कोशिश करता है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है। और वही फील्ड जो इसने अपने सराउंडिंग में क्रिएट किया है, इस चार्ज ने जो ये फील्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट किया है, जिसकी वजह से अगर इसमें कोई चार्ज आता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। और इसी फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या समझ आया? इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियरली समझ आ गया? समझ आ गया सर? समझ आ रहा है।
आई होप ये जो चीज है आपको समझ आ गई होगी। क्या इतना क्लियर है? फिर से एक बार मैं समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, मैं इस क्यू चार्ज को अगर यहां से हटाऊं तो इस क्यू नॉट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन एक बार मैं अगर इस क्यू चार्ज को यहां पे रखता हूं तो इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। दैट मींस जब ये चार्ज यहां पे नहीं था तो फोर्स नहीं लग रहा था, और जब ये चार्ज यहां पे आ रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब हुआ इस जो है इस चार्ज ने क्या किया है, अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाया है। क्या बनाया है? एक फील्ड बनाया है। और जब भी उस फील्ड में कोई चार्ज आने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चार्ज उधर से आए या वो चार्ज यहां पर आए या वो चार्ज यहां पर आए, ये उसको यहां से दूर भगाने की कोशिश करता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको रिपल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको अट्रैक्ट करता है। दैट मींस इसका मतलब वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं, दैट मींस इस जो है चार्ज ने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट किया है। क्या किया है बेटा? एक फील्ड क्रिएट किया है। और अगर उस फील्ड में कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर उस फील्ड में कोई चार्ज आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसके ऊपर क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि इस चार्ज ने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट किया है। क्या किया है? फील्ड क्रिएट किया है। उसी फील्ड की वजह से जब भी उसमें कोई चार्ज आता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। और यही जो फील्ड इसने अपने सराउंडिंग में क्रिएट किया है, इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या इतना क्लियरली समझ आ गया? आई होप आपको जो है ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैं इस चीज को लिखता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपने उतना जो है नोट कर लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से और एक बार थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। देखो बेटा, अगर यहां पर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अगर हम इससे थोड़ा दूरी पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आर डिस्टेंस दूर, अगर मैं एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट रखूं तो हमने देखा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। हमने क्या देखा? इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो हम क्या है, अगर आप पहला पॉइंट लिख लीजिए। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, इफ वी कीप शाबाश। अगर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को यहां पे रखेंगे। इफ वी कीप ए टेस्ट चार्ज, इफ वी कीप ए टेस्ट चार्ज इन सराउंडिंग, शाबाश, इफ वी कीप ए टेस्ट चार्ज इन सराउंडिंग of the plus q charge, in surrounding of the plus q charge, we observed, हमने क्या ऑब्जर्व किया? इस q नॉट के ऊपर फोर्स लगा। we observed q नॉट, जो हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज, q नॉट टेस्ट चार्ज has experienced a force, लेकिन अब सवाल यही तो था, ये इसके ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है? जब ये चार्ज नहीं होता है तब इसके ऊपर फोर्स नहीं होता है, लेकिन जब हम यहां पर चार्ज रखते हैं और उस चार्ज के सराउंडिंग में जब हम एक छोटा चार्ज रखते हैं तो हमने देखा उस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। आखिरकार ये फोर्स लग क्यों रहा है? हमने क्या कहा, वही हमें समझ आ गया। We say that हमने क्या बोला? इस प्लस क्यू चार्ज ने, we say that प्लस क्यू चार्ज has generated an electric field। प्लस क्यू चार्ज ने क्या जनरेट किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू चार्ज has generated electric field in its surroundings, इसके इर्द गिर्द जो है इसने जो है अपना फील्ड क्रिएट किया है। एंड दिस फील्ड, और इसी फील्ड की वजह से, एंड दिस फील्ड क्रिएटेड फोर्स, इसी की वजह से फोर्स किसके बनेगा? ऑन क्यू नॉट, यानी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है फोर्स लग गया इसी की वजह से। क्या सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी? नहीं, अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं बस समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। मैंने क्या कहा? इफ वी कीप ए टेस्ट चार्ज, अगर हम एक टेस्ट चार्ज जो है इन सराउंडिंग ऑफ द प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है।
हाँ, तो ये फोर्स क्यों लग रहा है, यही सवाल था, ये फोर्स क्यों लग रहा है, इसके लिए हमने कहा ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसने अपने इर्द गिर्द क्या किया होगा, एक फील्ड क्रिएट किया होगा, एक फील्ड क्रिएट किया होगा, और उसी फील्ड की वजह से जब उसमें कोई चार्ज क्यू नॉट आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना हमें समझ आ गया है। तो इतना पहले आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दिखाता हूं। तो चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखाता हूं, ठीक है? तो क्या है, आप भी लिखिए, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड, शाबाश। ए रीजन, शाबाश, आप लिखिए ए रीजन, शाबाश, इन सराउंडिंग, ए रीजन इन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज, ऑफ ए चार्ज, ठीक है? ये चार्ज के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ए रीजन इन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज वेयर, शाबाश, वेयर any other charge, where any other charge at rest, लेकिन वो रेस्ट में होना चाहिए, where any other charge at rest experiences a force, is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये चार्ज के इर्द गिर्द वो स्पेस, वो रीजन होता है जिसमें हम अगर कोई भी और एक चार्ज लाएंगे, अगर वो रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और उसी फील्ड को जिसकी वजह से फोर्स लगता है, जो क्रिएट किया होता है एक चार्ज ने, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और हर एक चार्ज जो है वो अपने इर्द गिर्द ऐसा फील्ड बनाता है। हर एक चार्ज, जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसा फील्ड बनाता है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, every charge produces its electric field। हर एक चार्ज क्या करता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। शाबाश, और एक पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक प्लस क्यू चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा, एक प्लस क्यू चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जन कन्वेंशनली हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ electric field is along the direction of force, experienced by positive चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो सर ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये चीजें अभी आपको और क्लियर होंगी, और मैं बहुत डिटेल में अभी ये आधा घंटा यही चलेगा, यही चीजें मैं समझाऊंगा। क्या आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई? हर एक चार्ज जो है वो अपने इर्द गिर्द क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और अगर वो एक्सेलरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? हाँ सर, इतना हमें समझ आ गया। क्या होता है, ये एक जो है चार्ज के इर्द गिर्द जो भी एरिया होता है उसमें चार्ज ने एक फील्ड क्रिएट किया होता है, जिसकी वजह से अगर उसमें कोई और एक चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी के घर में जाओगे
तो क्या करेगा, वो आपको अपोज करेगा। समझ आ गया? दैट मींस वो फील्ड उसका है। तो जैसे आप उसके घर के अंदर आओगे तो आपके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा दिया जाएगा। अगर आपको नहीं जानते होंगे दैट मींस बाहर धकेले जाओगे, और अगर आप उसी घर के सदस्य हो तो आपको अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा। सेम अभी आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप सड़क पे हो, ना आपको कोई अंदर की तरफ खींचेगा ना बाहर की तरफ खींचेगा। क्या इतना क्लियर है? क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया? सही है, ठीक है। इतना पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो और एक पॉइंट होता है इसमें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही आप और एक पॉइंट भी लिख लीजिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो अगर मैं यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज को रखूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां या यहां तक नहीं होता है, ये पूरा इन्फिनिटी तक फैला हुआ होता है। क्या होता है सर? ये पूरा जो है इन्फिनिटी तक इसका फील्ड फैला हुआ होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड is extended, electric field is extended शाबाश up to infinity। ये कहां तक होता है? इन्फिनिटी तक फैला हुआ होता है, ठीक है सर। और कोई भी चार्ज जरूरी नहीं टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कोई भी चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? इफ एनी charge is kept inside this field शाबाश will experience a force। उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। will experience a force। उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या इतना क्लियर हुआ? समझ आ गया? हाँ सर, यहां तक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियरली समझ आ गया कैसे डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सर। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले क्यों होता है, जल्दी जल्दी मैंने जो देखा है टीचर्स क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको समझाने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ते सवाल पे। नहीं, अगर आपको इसमें फील आ जाएगा एक बार, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया क्यों होता है, क्योंकि जैसे चार्ज रखते हैं, चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड की वजह से अगर उसमें कोई और एक चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। वो फोर्स क्यों कौन लगाता है? जो चार्ज ने एक फील्ड क्रिएट किया होता है उसकी वजह से वो फोर्स उसके ऊपर लगता है। ऐसे जब आपको फील आएगी तो आपको मजा आ जाएगा। समझ आ गया? जब आपको पढ़ने में मजा आएगा आप ज्यादा पढ़ोगे, जब आप ज्यादा पढ़ोगे आप ज्यादा सीखोगे, और जो है धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, और आप जो है पढ़ने के आप में जो है वो मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। अंदर से जो मोटिवेशन आता है तो आपको पढ़ने में भी एक अलग मजा आता है। जैसे लोगों को खेलने में मजा आता है, आपको फिर पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ने में मजा आ गया दैट मींस आप जो है सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। हाँ सर, तो देखो अब मैं समझाता हूं। मैंने जो है अभी यहां पर क्या रखा था? प्लस क्यू चार्ज है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है, वो फील्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स होता है। सर आपको कैसे पता चला? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? हम वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे। अगर मैं यहां पर प्लस क्यू नॉट रखूंगा तो इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा? सर इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। सर अगर मैं इसको यहां रखूं तो सर इधर फोर्स लगेगा। ऐसे रखूंगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर मैं इधर रखूंगा फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ऐसे फोर्स लगेगा। दैट मीन्स मुझे समझ आ रहा है सर, आज का मतलब हुआ अगर प्लस क्यू चार्ज है, वो जो फील्ड क्रिएट करता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है। बहुत बढ़िया। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे फील्ड क्रिएट करता है? रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्रिएट करता है। शाबाश। रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्रिएट करता है। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रेडियली आउटवर्ड्स को फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है सर। सर आप समझाइए, अगर इसकी जगह हम नेगेटिव चार्ज रखें तो क्या होगा? अगर यहां पर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या असर पड़ेगा? एक सेकंड। हाँ तो चलो मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ ठीक है, तो अगर यहां पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होगा तो सर कहां जो है फील्ड कैसे होगा? तो सीधे आप आराम से खुद बता सकते हो। देखो बेटा मैंने आपको समझाया, अगर मैं इधर प्लस क्यू चार्ज रखूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा? इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। जब अपनी तरफ फोर्स लगाएगा दैट मींस फील्ड जो है ये रेडियली किधर है? इनवर्ड्स है।
दैट मीन नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास जो फील्ड क्रिएट होता है सर, वो रेडियली इनवर्स होता है। वो किधर होता है? रेडियली इनवर्स होता है। हाँ सर, रेडियली इनवर्स होता है। दैट मीन्स सर आप क्या कहना चाहते हो? सर जो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो जो फील्ड करता है वो रेडियली इनवर्ड फील्ड क्रिएट करता है, और सर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्रिएट करता है। सर नेगेटिव चार्ज जो भी आपने बोला सर, वो रेडियली, सर वो क्या करता है? रेडियली इनवर्ड फील्ड को क्रिएट करता है। रेडियली इनवर्ड फील्ड को क्रिएट करता है। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको 2 पॉइंट और समझाता हूं। इन्हीं चीजों को हम जो है और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम पहली चीज यहां पर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्रिएट करता है। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट, शाबाश, पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट रेडियली, शाबाश, पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट रेडियली आउटवर्ड फील्ड, रेडियली आउटवर्ड फील्ड। ऐसे आप पॉजिटिव चार्ज बनाइए और ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है? ऐसे आपको ज्यादा टाइम तक जो है चीजें याद रहेगी। दूसरी चीज जो हमको समझ आ रहा है सर, आपने कहा जो नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज क्या होती है बेटा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स क्या होता है? रेडियली इनवर्ड फील्ड क्या करती है? रेडियली। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? हाँ, तो सर नेगेटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स रेडियली इनवर्ड फील्ड क्रिएट करता है। क्लियर है? इतना पहले आप इतना नोट कर लीजिए। हाँ, तो इतना आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, तो मैंने आपको बोला था एक जो है हम छोटा सा चार्ज रखते हैं Q0, और उस Q0 को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो मैंने आपको बोला था कुछ टाइम बाद आपको समझाऊंगा वो टेस्ट चार्ज अब क्या होता है। देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखो असल में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। यहां पर अगर मैं प्लस Q चार्ज को रखूंगा और यहां पर अगर मैंने स्मॉल Q चार्ज को रखा, तो ऑब्वियसली ये प्लस Q चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है। तो मुझे इसका फील्ड निकालना होता है, इसीलिए इसका फील्ड, इस प्लस Q चार्ज का फील्ड इस पॉइंट पे कितना है? इस फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से कितना फील्ड है उसको देखने के लिए मैं यहां पर Q0 लाता हूं, ये यहां पर Q0 लाता हूं। लेकिन अब अगर मैंने ये Q0 बढ़ा लिया, क्या लिया? बहुत बड़ा चार्ज लिया, 2-3 कूलम का लिया, तो ऑब्वियसली ये भी अपने आसपास क्या करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा। और जब ये भी फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो दैट मीन जो मुझे यहां पे फील्ड मिलेगा वो पूरा इसका नहीं होगा, उसमें से कुछ फील्ड इसकी वजह से घट गया होगा। दैट मीन मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, मुझे जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। सो दैट मुझे एग्जैक्ट आंसर मिले, मैं इस Q0 को बहुत छोटा रखता हूं, और इतना छोटा रखता हूं सो दैट ये अपना फील्ड बना ही ना पाए। जब ये अपना फील्ड नहीं बना पाएगा तो मैं बोलूंगा इधर मेरे पास प्लस Q चार्ज है, और जब मैं इससे r डिस्टेंस दूरी यहां पे Q0 चार्ज रखूंगा, तो जो यहां पे इसके ऊपर जो है फोर्स लगेगा, जो यहां पर फील्ड होगा वो सारा का सारा फील्ड इसकी वजह से होगा, उसमें से इस Q0 का बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये भी अपना फील्ड बनाएगा, और जब ये अपना फील्ड बनाएगा, ये भी फील्ड बनाएगा, तो मुझे यहां पे नेट फील्ड मिलेगा। दैट मींस इसका फील्ड माइनस उसका थोड़ा सा फील्ड। दैट मींस मुझे एग्जैक्ट इसकी स्ट्रेंथ यहां पे पता नहीं चलेगी, मुझे इसका एग्जैक्ट फील्ड जो है, जो इसका फील्ड एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है वो पूरा पता चले, उसके लिए हम इस चार्ज को बहुत छोटा रखते सो दैट ये अपना फील्ड बना ही ना पाए। जब ये अपना फील्ड ही नहीं बना पाएगा, दैट मीन जो इधर मुझे इसके ऊपर फोर्स मिलेगा, जो इधर फील्ड मिलेगा, वो सारा का सारा सिर्फ इसकी वजह से होगा, और सिर्फ इसी का ही होगा, एक्यूरेट आंसर मुझे मिलेगा। समझ आ गया? सो दैट हमें एग्जैक्ट यहां पे जो है इसकी स्ट्रेंथ मिले, सो दैट इसीलिए हम इस Q0 चार्ज को बहुत छोटा रखते हैं। तो सर जो आपने समझाया एक बार लिखवा लीजिए तो अच्छी बात होती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको लिखाता हूं। आप डाल दीजिए हेडिंग टेस्ट चार्ज को हम Q0 से लिखते हैं। शाबाश। ये क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज।
वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनली हम देख रहे हैं वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज which शाबाश which does not create its own इलेक्ट्रिक फील्ड, जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाए, इसीलिए हम इस चार्ज को बहुत छोटा रखते सो दैट ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही ना कर पाए। तो जब भी हम इसको टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे हमें वहां पे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। क्या इतना क्लियरली समझ आ गया टेस्ट चार्ज क्या होता है? समझ आ गया। कन्वेंशनली हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं। तो आई होप आपको जो है यहां तक क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे और फर्दर जो है टॉपिक कवर करते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो बेटा आराम से समझना। देखो अगर आपने यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज, क्या रखा है प्लस क्यू चार्ज, और इससे अगर हम थोड़ी दूरी पे जाके देखेंगे हमने क्या रखा था, एक टेस्ट चार्ज रखा था। क्या रखा था बेटा, एक टेस्ट चार्ज रखा था। और हमने क्या देखा, हमने देखा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वही टेस्ट कितना चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या समझ आ गया सर? फिर से समझाइए। देखो इस चार्ज, अगर मैं इधर एक चार्ज रखूंगा ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर उस फील्ड में मैं एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट रखूंगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ। अगर मैं ये क्यू नॉट चार्ज एक यूनिट का मान लू, कितना मान लू, एक यूनिट का, तो फिर या एक कूलम का मान लू, तो फिर इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट मींस वही वहां पे स्ट्रेंथ होगी। यानी कि एक कूलम चार्ज पे यहां पर कितना फोर्स लगेगा, वही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, शाबाश लिखते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, ये अभी तक डिफाइन किया गया है, ये मैं समझाऊंगा आपको कैसे, अभी ये डेफिनेशन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, शाबाश, फोर्स experienced by unit positive charge। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, मैं उसी को क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ आ गया, क्लियरली समझ आ गया? हाँ सर। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर पॉइंट पी है, तो अगर मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो है डिफाइन करना होगा, ये तो इलेक्ट्रिक जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये होता है इस पॉइंट पर इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, डिवाइड बाय इसका कितना चार्ज था, डिवाइड बाय इसका कितना चार्ज था, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। तो आपको पता है Q नॉट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इतना छोटा आप मान लीजिए 0 के बराबर ही होना चाहिए। तो ये मुझे जो है डेफिनेशन मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, वहां पे जो चार्ज रखा होगा उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फोर्स अपॉन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप निकाल सकते हो। तो डिफाइन अगर करना है तो डिफाइन ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है सर, तो करिए डिस्कस। देखिए तो पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज इधर है प्लस Q, और इससे जो है r डिस्टेंस दूरी पे अगर हमने एक चार्ज रखा है Q नॉट, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर। तो सर ये फोर्स कितना होगा, आप आराम से बता सकते हो, सर ये फोर्स कितना होगा, सर ये कूलम्बिक फोर्स होगा K, सर इसका मैग्नीट्यूड है सर Q,
सर इसका मैग्नीट्यूड है सर क्यू नॉट, सर इनके बीच में डिस्टेंस है आर, सर उसका हो जाएगा स्क्वायर। इतना फोर्स जो है ये एक्सपीरियंस करेगा। तो अब इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मैंने आपको जो है इससे पहले समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, आप डायरेक्टली लिख सकते हो वहां पे कितना फोर्स लगा डिवाइड बाय उस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड था। तो सर जो फोर्स लग रहा है सर वो है के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है सर। और सर इस चार्ज का कितना खुद का मैग्नीट्यूड है सर क्यू नॉट कैंसल, दैट मींस ये मिल गया हमें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सर डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड करता है। शॉर्ट में देखिए ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है, हमने क्या देखा जिधर प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगा, दैट मींस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी। क्या क्लियरली समझ आ गया? हाँ सर, यहां तक जो है आपको समझ आ गया होगा। क्या अच्छे से समझ आ गया? हाँ सर, यहां तक हमें क्लियरली समझ आ गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मुझे फोर्स निकालना होगा तो मैं अगर फील्ड दिया होगा तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? हाँ सर, कैसे? तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फोर्स इक्वल टू, इसको इस साइड भेजूंगा Q इंटू ई। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है उस पॉइंट पे, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स निकालना है आप मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता दीजिए इनटू चार्ज कर देंगे तो हमें जो है उस पॉइंट पे क्या जो है फोर्स पता चलेगा। वैसे हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें सिर्फ इतना समझ आना चाहिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वो हम समझ चुके हैं। क्लियर है? इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर हम बहुत सारे सवाल जो है डिस्कस करेंगे। हाँ तो चलो बेटा अब हम जो है इन चीजों को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास कुछ सवाल है इनको डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उठता उठता चला जाएगा। ठीक है सर, अभी आपने समझा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर आपको पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको मैंने क्या कहा आप वहां पे एक क्यू नॉट चार्ज को रख दीजिए, आप वहां पर एक क्यू नॉट चार्ज को रख दीजिए या सीधे आप बता सकते हो, वो तो हम कर चुके। अभी हमने देखा प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर वो होता है के, और जो सोर्स चार्ज है सर उसका कितना चार्ज है प्लस क्यू डिवाइड बाय कितना दूर है आर का स्क्वायर। बस सर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर क्या ये टुवर्ड्स द चार्ज होगा या अवे फ्रॉम द चार्ज होगा? तो ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्लियर है? आई होप ये जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इस सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर ये माइनस चार्ज है ध्यान से देखना तो ऑब्वियसली सर यहाँ पर ये आर डिस्टेंस दूर है तो सर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सर होगा के, सर इसका कितना चार्ज है सर क्यू, सर डिवाइड बाय इनके बीच में जो आर है सर उसका स्क्वायर कर दीजिए। सर इतना फील्ड जो यहां पर भी होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, सर यहां पर भी के क्यू बाय आर स्क्वायर था लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फील्ड बाहर की तरफ था और यहां पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, रेडियली इनवर्ड्स होगी। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, आई होप जो है ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब हमें जो है इन सवाल से उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम पहले बहुत टाइम दे चुके जब हम फोर्स के टाइम पे ऐसे सवाल कर रहे थे। ठीक है सर। सर ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हाँ सर, तो सर ये जो है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है सर? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। सर ये भी कितना होगा सर 60 डिग्री, ये भी कितना होगा सर 60 डिग्री। देखिए सर ये पॉजिटिव चार्ज है। सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सर ये अवे होगा, क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। सर कितना मैग्नीट्यूड होगा? के। सर इसका कितना चार्ज है? क्यू। सर कितना दूर है? आर स्क्वायर। सर इतना समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख बेटा ये क्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अवे होगी। कितना होगा? के। सर इसका कितना चार्ज? क्यू। इनके बीच में कितना डिस्टेंस? आर स्क्वायर। सर अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। मैं आपको बता चुका हूं ये दोनों वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो सर जो है रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आएगा, रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आएगा और √3 टाइम्स के स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है अब ये यहाँ पे तेज तेज कर रहा हूं क्योंकि हम ये पहले अच्छे से बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है सर, देखो आप देखा सेकंड इसमें हो रहे सवाल, हाँ सर, तो ये भी हमारा डिस्कस हो गया, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, गो ध्यान से देखना, कुछ उसमें जो है ज्यादा कुछ कमी नहीं है, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड आर है, हर एक एंगल 60 डिग्री है। ध्यान से देखोगे ये माइनस क्यू की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज की तरफ होगा, वो इस चार्ज की तरफ होगा, और कितना होगा सर, वो होगा के, सर इसका चार्ज है क्यू, सर इनके बीच में सेपरेशन है आर, उसका कर दीजिए स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, ये क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो सर इसकी वजह से अवे होगा, सर कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख बेटा, अगर ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये पूरा स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है दैट मींस ये एंगल 120 डिग्री होगा। और जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वो 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आता है और उन्हीं के बराबर आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। क्या क्लियरली समझ आ गया? बहुत अच्छे से, हाँ, तो इतना जो है आपको समझ आ गया होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आई होप ये नोट कर लिया होगा। अब हम जो है और एक सवाल लेते हैं। ध्यान से देखना, अब हम जो है यहां पर और एक सवाल लेंगे, या 1 मिनट रुकिए, तब तक आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलो बेटा इन दो सवालों को भी जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो सर, ये जो है +2 क्यू चार्ज पॉजिटिव है, तो सर इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अवे होगा, और सर कितना होगा सर, वो होगा के, सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर 2q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है सर, सर ये जो है 3q, ये पॉजिटिव है, ये भी यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, सर कितना होगा के, सर इसका मैग्नीट्यूड 3q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, 3 बाहर लिखूं के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां भी 2 बाहर लिखूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या इसको मैं मान लू 3e के बराबर, के क्यू बाय आर को e मान लू, तो क्या ये 3e होगा, के क्यू बाय आर को e मान लिया तो क्या ये 2e होगा, और इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो अगर आपको अब रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट ई नेट, तो आपको वेक्टर याद आया होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये कितना है 3e का स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस इसका स्क्वायर, सर ये कितना है 2e का होल स्क्वायर, प्लस 2a के बदले फिर से वो आएगा 3e, और b इसके बदले आएगा 2e, इंटू में इनके बीच में कितना है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। समझ आ गया? हाँ सर, देखो सर अच्छे से देखना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9e स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4e स्क्वायर, प्लस cos 60 होता है 1/2, 2 और 2 हो गया कैंसल, दैट मींस ये खत्म, 3 2 6e स्क्वायर। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, 9 और 4 होते हैं 13 और 6 हो गया 19, यानी कि 19e स्क्वायर, 19e स्क्वायर। ई जो है बाहर आ जाएगा स्क्वायर और रूट काट के, दैट मींस √19 ई, और ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, √19 लिखता हूं, ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, ध्यान से देख, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियरली आ गया समझ? ठीक है सर, आई होप जो है इतना आपने पहले नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जो है बढ़ जाते हैं। समझ आ गया? ठीक है सर, समझ आ गया, समझ आ गया, हाँ समझ आना चाहिए आपको अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ऐसे, ठीक है, बहुत आसान सवाल। इस पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो ये +q चार्ज है, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E। ठीक है, कितनी होगी के क्यू बाय एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसी की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ कितनी होगी E ही होगी, और वो क्या होगा के क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर। देखना ये जो है मैं आपको बता चुका हूं, अगर ये एल है, ये एल है, तो ये होता है L√2, L√2। तो सर इधर इसकी वजह से भी रिपल्सिव नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना होगा सर, के, इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर 4q डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस है L√2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं के, 4 को बाहर लिखूंगा, q डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ही रहेगा, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 1 जा 2 2 जा
2KQ/L²। अगर मैं इसको भी E मान लूं, इसको भी E मान लूं, तो क्या ये 2E हो जाएगा। और ये जो है 90 डिग्री पे है, ध्यान से देखना, थोड़ा यहां पे समझाता हूं। यहां पे जो है E है, KQ/L² को मैं E मान लूं, और ये E इधर से इनके बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। कितना आएगा? रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा √2E। और ये जो है, ये वेक्टर भी कहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा 2E। ये मैं फोर्स में बहुत आराम से समझा चुका हूं। तो डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से E को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा √2 + 2। E की वैल्यू क्या है? KQ/L²। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियरली आपको जो है समझ आ रहा है? आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो चलो बेटा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। ये इस सवाल में फोर्सेस वाले एनालिसिस में भी करवा चुका हूं। तो ध्यान से, जैसे ही आप जो है इन दो कोनों पे देखोगे, यहां पर जो है इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दैट मींस ये दो सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो हम अभी की तरह करते। दैट मींस अगर हमने जैसे हमने इससे पहला वाला सवाल किया, अगर वैसे किया तो ये सवाल गलत हो जाएगा, आप निपट जाओगे। जहां पे आपको 5 नंबर मिलने थे, वहां पे आपको -1 नंबर मिल जाएगा 4 नंबर की जगह। दैट मींस 5 नंबर का नुकसान आपका हो जाएगा। दैट मींस वो नुकसान ना हो, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। जब ये दो अलग अलग हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टोरियल रिजॉल्व करिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जो है वो बात पूरा अच्छे से याद होगी। देखो सर, ये जो 3 है ये पॉजिटिव है, 3 क्यों? यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सर, वो होगी 3। एक मिनट, पेन को क्या हो गया, ये होगी 3, ये होगी 3 के, क्योंकि मैंने, चलो आराम से लिखते हैं, ये होगा के, क्यू के बदले 3Q/L का स्क्वायर। कितने क्लियर है? इतना दिख रहा होगा? हाँ सर। ये 4 की वजह से सर ये होगा इधर, सर कितना होगा सर? के, सर उसका मैग्नीट्यूड 4Q/ सर L²। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, आराम से देखो, आराम से देखो। सर ये L, तो सर ये √2L होता है, ठीक है। सर इसकी वजह से भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो सर कितना होगा? के, सर इसका मैग्नीट्यूड 2Q। सर इनके बीच में सर जो डिस्टेंस है वो √2L का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा अच्छे से इनको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, इस 3 को अगर मैं बाहर लिखूं, 3 को अगर मैं बाहर लिखूं, मुझे क्या मिलेगा? के, और क्या बचेगा? Q डिवाइड बाय क्या बचेगा? L²। अगर मैं KQ/L² को E मान लूं तो क्या ये 3E आ जाएगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 4 बाहर निकालूं तो क्या इधर बचेगा? 4Q/L², और KQ/L² को मैं E मान चुका हूं, तो क्या ये 4E आ जाएगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया। सर ये बीचों बीच आता है, दैट मींस इसने इसके साथ भी 45 डिग्री और इसके साथ भी 45 डिग्री एंगल बनाया होगा, ठीक है। सर इसमें से भी 2 को बाहर निकाल लीजिए, KQ डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर सर 2 होता है, L का स्क्वायर L ही हो गया, 2 हो गया कैंसिल। KQ/L² को मैं E मान चुका हूं। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी आई कैप की डायरेक्शन में है, ये ऑलरेडी -j कैप की डायरेक्शन में, बस ये E को एक कंपोनेंट इधर ले लो, एक कंपोनेंट इधर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस E का एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा E, और एक कंपोनेंट उधर लीजिए E cos 45 डिग्री, और एक कंपोनेंट फिर इधर आएगा, वो आ जाएगा प्लस E sin 45 डिग्री। अब उल्टा भी कर सकते हो, इसका एक कंपोनेंट इसके साथ ले सकते हो, E cos 45, फिर उसके साथ E sin 45, या इसके साथ भी E cos 45, इसके साथ भी, क्योंकि ये एंगल 45 है, 45 पे sin और cos की वैल्यू दोनों की बराबर होती है 1/√2, तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। दैट मींस आपको जो है अब आराम से आप E नेट जो है वो लिख सकते हैं। E नेट पहले देखिए, आई कैप में क्या है सर? 3E है, ठीक है, प्लस E cos 45 मतलब E cos 45 1/√2 इंटू में 1/√2, ठीक है सर। सर ये किधर है? आई कैप की डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया, प्लस डाल दीजिए। अब मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये नीचे लग रहा है, तो चलो पहले प्लस लिखते हैं, बाद में आपको समझ आएगा। सर ये कितना आ रहा है नीचे की तरफ? 4E प्लस सर E sin 45 भी 1/√2
2 हो गया सर, लेकिन ये माइनस जे कैप की डायरेक्शन में लिख रहा, मैं यहाँ पे जे लिखता हूँ और वो माइनस इधर आ जाएगा। समझ आ गया? ये आपका नेट आंसर मिलेगा। ई की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, बहुत आराम से जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? या मैं कर दूं? चलो मैं कर लेता हूं आराम से। देखो सर, 3k³ स्क्वायर प्लस सर ये हो गया k³/L² और नीचे बचेगा एक √2। क्लियर है? हाँ सर। माइनस सर ये बचेगा 4k³/L² प्लस बचेगा सर ये k³/L² सर इंटू बचेगा √2। फिर आप इसमें k/L² का कॉमन निकाल सकते हो, जैसे आपको आंसर चाहिए होगा ऑप्शन में उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हो। क्या क्लियरली समझ आ गया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप गलती करने के चांसेस 100% है और ये गलत हो जाएगा, वैसे ये सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम जो है सवाल करते हैं डिस्कस। अब देखो, ये सवाल तो बहुत आसान होते हैं। आपको ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, आपको उसके सेंटर पे जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है सर। सर ये देखिए प्लस Q चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर? इसकी तरफ होगी E। तो ये इसका जो है चार्ज 4 टाइम्स है, क्योंकि R तो सेम है, दैट मींस इसकी चार्ज, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने, ये प्लस Q चार्ज है, ऑब्वियसली इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, दूर धकेल रहा होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा E। सिमिलरली ये चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और वो E होगा। सिमिलरली ये 2Q चार्ज की वजह से इधर जो होगा सर वो 2E होगा और 4Q चार्ज की वजह से इधर जो है 4E होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सर कैसे आ रहा है? आप लिखोगे k/Q यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है R/√2 का होल स्क्वायर, वो करने की जरूरत नहीं है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिक्स है, दैट मींस सिर्फ चार्ज सेम हो रहा है। क्यों? यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पर 4Q आएगा, दैट मींस इसलिए 4E हो जाएगा। इसकी वजह से E, इसकी वजह से E, इसकी वजह से उधर क्या हो जाएगा 4E और ये 2E। अगर आपने फोर्सेस के लेक्चर बहुत अच्छे से देखे हुए पहले, तो आपको बहुत आराम से समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो उन बच्चों के लिए जो है थोड़ी नाइंसाफी होगी, वीडियो की लेक्चर फजूल में जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर, ये E और E कैंसल, 2E और इसमें ये उधर 4E इधर 2E, तो ओवरऑल नेट इधर बचेगा मेरे पास 2E। तो 2E मुझे इस तरफ लग रहा है और उसकी वैल्यू में लिख सकता हूं k/Q और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको L मानूं तो ये होती है L/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है सर, तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? और सॉरी, इसको 2B इंटू करना है, ठीक है, क्योंकि 2E है, ये मैंने E लिखा था। ठीक है, हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये क्या है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस, सारे प्लस है। ठीक है, तो इस 4Q की वजह से इधर लगेगा फोर्स, सॉरी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4E, इस Q की वजह से इधर फील्ड होगा और E होगा। सिमिलरली इस 6 की वजह से नीचे की तरफ जो फील्ड होगा सर वो 6E होगा, इसकी वजह से ऊपर फील्ड होगा और कितना होगा सर 2E होगा। अगर मैं ध्यान से देखो, इधर E इधर 4E, तो सर इधर हमको दिख रहा है 3E। ठीक है सर, ऊपर लग रहा है 2E, नीचे लग रहा है 6E, तो ओवरऑल नीचे लगेगा 4E। तो ऑब्वियसली जब 3 और 4 90 डिग्री पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट आएगा 5E और वो हो जाएगा 5K की वैल्यू आ जाएगी KQ, इसकी रेडियस है R, KQ है R²। क्लियरली समझ आ गया? हाँ सर, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपने ये भी समझ लिया है तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां पर -2Q चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड इसकी तरफ होगी E, ये भी +Q है तो इसकी वजह से भी फील्ड इसी तरफ होगी E, इसकी वजह से ही -2 की वजह से 2E। क्लियर है? हाँ सर, ये +2 जो है इसको इधर धकेलेगा 2E से, और ये -2 भी ऊपर ही खींच रही होगी 2E से, तो ऑब्वियसली मुझे समझ आ रहा है 2E ऊपर की तरफ है 4E, और इस तरफ कितना है मेरे पास 3E, फिर से इनका रिजल्टेंट आएगा 5KQ/R², क्योंकि इसकी रेडियस R है। क्लियर है? आई होप ये 10 क्वेश्चन जो है आपको बहुत आराम से समझ आ गए होंगे। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर आते हैं हम, तब तक आप इतना कर लीजिए अच्छे से। तो चलो बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एडवांस के लिए, पूरा प्योरली एडवांस के लिए डिजाइनड वाला सवाल है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखो कितने आराम से हम इसको करेंगे।
देखो ये जो 12Q है, क्या इसकी वजह से हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सवाल ये है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए आप। देखो इस 12 की वजह से क्या नीचे की तरफ 12E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ सर, हाँ सर। तो ये शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सर ये 6 की वजह से भी तो ऊपर लगेगा। कितना लगेगा सर? इसकी वजह से ऊपर लग रहा होगा 6E। तो अब मैं इनको यहीं पे लिखता हूं। देखो ऊपर लग रहा है 60, नीचे लग रहा है 12E। 6 में से 12 गए, तो दैट मींस अगर मुझे नेट दिखाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेट दिखा रहा हूं। बाहर नीचे की तरफ ओवरऑल मुझे रहेगा 6E। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये चीज जो है आपको समझ आ गई होगी। अब देखो ये जो Q है, ये इधर की जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और इस 8 की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सॉरी 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 इस सॉरी ये जो है ये Q की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी E। ठीक है, तो फिर जो ये 7 होगा, हाँ, तो इसकी वजह से इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस 7 की वजह से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 7E। क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा ये एग्जैक्टली नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा डायग्राम जो है उधर इधर बन गया है, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर इधर E लग रहा है, इधर 7E लग रहा है, तो दैट मींस इसमें से मैं अगर एक ही हटा दूं तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं ऊपर की तरफ जो है मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। एक सेकंड, इसको क्या हो रहा है? हाँ, तो मैं बोल सकता हूं ऊपर की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई 6E। समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा। देखो ये 2 जो है इधर फील्ड लगा रहा होगा, इसकी वजह से 2E, और ये 8 इधर फील्ड लगा रहा होगा 8E। 8 में से 2 जाएगा तो ओवरऑल मुझे जो है आपको समझ आ रहा होगा इधर आएगा 6E। सिमिलरली आपको समझ आ रहा होगा इधर 3 लगेगा, इधर 9 लगेगा, तो ओवरऑल इधर क्या बचेगा सर? 6E बचेगा। सिमिलरली सर इधर 4 लगेगा और उधर लग रहा है 10, इधर 4 लगेगा उधर 10 लग रहा है, तो ओवरऑल इसकी तरफ भी 6E आएगा। सिमिलरली ऊपर की तरफ 5, नीचे की तरफ 11, तो ओवरऑल बचेगा नीचे की तरफ 6E। तो ओवरऑल बाकी जो हम कवर कर चुके हैं। तो आपको पता इनके बीच में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। देखो यहां से यहां तक 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, और ये एंगल होता है 90। दैट मींस ये एंगल भी होगा 30, इनके बीच का एंगल 30, ये एंगल भी 30। दैट मींस सबके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। अब ध्यान से देखना, अगर आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं आपको यहां पर जो है अब ये समझाना चाहूंगा। सर एक तो मुझे दिख रहा है सर इस डायरेक्शन में 6E है, इतना दिख रहा है। हाँ सर, और सर एक तो ये क्योंकि इनको हमें कुछ नहीं करना है, ये वहां से रिजॉल्व हो गए, एक नीचे की तरफ है 6E, इतना आ गया। ठीक है सर, अब ये 2 6E है। ठीक है, पहले एक को लिखते हैं सर, एक 6E और है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा 6E है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर लिख लिया। हाँ, सिमिलरली ऊपर की तरफ भी 2 6E हमारे पास है। ठीक है, आई होप आपको यहां पर ये लिख रहा हूं अच्छे से। ठीक है, हाँ सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पूरा ध्यान से देखना। ये और ये यहां से यहां तक कितना एंगल 30, और ये भी एंगल भी कितना है 30, ये भी 30 और ये भी 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया इनके बीच? 60 डिग्री। ठीक है, हाँ सर, ये एंगल 30 यहां से यहां तक फिर 30, दैट मींस ये भी पूरा क्या हो गया 60। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल, ये देखो ये यहां से यहां तक 60 फिर 60, दैट मींस ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया सर? 120 डिग्री एंगल आ गया। कितना आ गया? 120 डिग्री। और अगर एंगल 120 डिग्री दो वेक्टर्स के बीच में होगा जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा 60 60 और एंगल 120, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। दैट मींस यहां से ही इनका रिजल्टेंट आएगा और वो कितना हो जाएगा 6E। दैट मींस ये दो वेक्टर हो गए खत्म, ये दो वेक्टर क्या हो गए? खत्म हो गए। अब मैं इनको हटाता हूं, अब मैं इनको क्या करता हूं? हटाता हूं। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच गए? ये दो वेक्टर। ध्यान से देखना, क्या ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्या ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्या ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया सर? 60 डिग्री आ गया। ये दो वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड सेम है? 60 60, हाँ, तो इनका रिजल्टेंट भी बीचों बीच आएगा। कितना आता है सर? √3 टाइम्स इनके बराबर आ जाएगा। बस क्लियर हो गया, तो ये दो भी खत्म हो गए। दैट मींस मुझे क्या दिख रहा है? ई नेट जो मेरे पास आ गया बहुत आराम से। ई नेट अगर मैं देखूं 60 60 कितना हो गया सर? ये आ गया 12E, हाँ, प्लस √3 टाइम्स 6E, √3 टाइम्स 6E। सर ये कितना लग रहा है? आई कैप में, माइनस जे कैप में कितना लग रहा है? 6E। तो ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। सर ई की वैल्यू डाल दिए, बहुत आराम है यार, क्या मैं डालू ई की वैल्यू? 12 के
ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर मानेंगे, प्लस √3 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, आई कैप माइनस, इसको जे कैप लगाना भूल गया, -6 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और ये जे कैप। ये तो हो गया आसान सवाल। अब वो क्या पूछ सकता है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो अगर वो पूछेगा आपसे तो आप डायरेक्टली आपको आंसर देना होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो हमारे पास y वाला कंपोनेंट होगा, यानी कि वो होगा y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट। फिर से मैं समझाता हूं, अगर वो पूछेगा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो आप क्या करना, जो आपका y कंपोनेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट करना होता है। y कंपोनेंट कितना आ गया सर, 12e प्लस 6√3e डिवाइड बाई, सॉरी y कंपोनेंट तो ये नहीं है, y कंपोनेंट है सिर्फ मेरे पास 6e डिवाइड बाई, और ये क्या है मेरे पास 6, सॉरी ये मेरे पास है 12e प्लस 6√3e। ठीक है, तो अगर थीटा चाहिए तो ये उधर जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो 6e और e तो कैंसिल हो जाएगा, सब में e कैंसिल, 6 अपॉन ये बनेगा 12 प्लस 6√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्योरली एडवांस लेवल सवाल है, अगर आपको समझ आ गया दैट मींस आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मेहनत करते रहो, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए और एक सवाल जो है अब हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। ऐसे सवाल जो है हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में भी देखे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम आपको दिखेगा और आप उसका एक्सप्लेनेशन दिखेगा क्या हो रहा था। यहाँ पे जो प्लस क्यू है वो इधर जो है अपनी फील्ड क्रिएट करेगा, ये जो है इस तरफ अपनी फील्ड क्रिएट करेगा, सिमिलरली ये इस तरफ अपनी फील्ड क्रिएट करेगा, ये इस तरफ अपनी फील्ड क्रिएट करेगा, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। सेंटर पे मुझे जो है ई नेट की वैल्यू 0 मिल गई। जब सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था तो फोर्स कैसे लगता, इसीलिए हम बोल रहे थे जब यहां पर मैं कोई भी चार्ज रख रहा था, चाहे प्लस चाहे माइनस, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा था। नेट फोर्स इसलिए उसके ऊपर 0 आ रहा था क्योंकि वहां पे फील्ड ही नहीं था। जब फील्ड होता है तो फोर्स लगता है, जब फील्ड ही वहां पे नहीं होगा तो फोर्स कैसे लगता। लेकिन मैं ये चीज वहां पर आपको नहीं समझा सकता था, वरना आप कंफ्यूज होते। लेकिन अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया, अब आपको समझ आ गया सेंटर पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसी वजह से चाहे अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू रखूं या माइनस क्यू रखूं तो उसके ऊपर फोर्स क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां पे फील्ड ही होता है। जब फील्ड नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है, हाँ सर समझ आ गया है, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, समझ आ गया। इस सवाल को भी करेंगे सर, देखिए बहुत आराम। ये क्यू जो है इसको नीचे की तरफ ई फील्ड जो है क्रिएट करेगा, ये क्यू भी इस तरफ जो है फील्ड क्रिएट करेगा, और इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर होगी। सबके बीच में एंगल 120 120 120, और आपको पता है उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। अब इनका जब यहाँ पे नेट फील्ड ही 0 है, इसीलिए यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 आ रहा था किसी भी टाइप ऑफ चार्ज के ऊपर। समझ आ गया सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये देखिए, ये चार्ज जो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ये इधर कर रहा होगा, दोनों का कैंसल। ये चार्ज ऊपर की तरफ और ये चार्ज इस तरफ, दोनों का कैंसल। ये वाला चार्ज नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और ये चार्ज ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों कैंसल। यहाँ पे नेट 0, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 तो नेट फोर्स अपने आप क्या आता है, 0 आ जाता है। इतना क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, अगर यहां तक मजा आ रहा है तो अभी थोड़ा वेट करिए, और क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ये जो देखिए, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है तो यूनिफॉर्म रिंग में क्या होता है, ऊपर वाला चार्ज जो यहाँ पे छोटा सा चार्ज होगा वो नीचे की तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, और ये पॉइंट ऊपर की तरफ फील्ड करेगा, ये इधर सारे कैंसिल होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। जब सेंटर पे नेट फील्ड 0 होती है, इसी वजह से यहाँ पे जो है सेंटर पे हमारे पास चार्ज जब रखते थे उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आता था, 0 आता था। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर ये जो है इसको, ये चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों कैंसिल होंगे। ये चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये आपको समझ आ गया है। तो अब कोई भी सवाल जो है आप कर सकते हो। देखिए, अगर मैं आपको और एक सवाल दे दूं, यहां पर अगर मैं एक हेक्सागन ले लूं,
ठीक है, इस तरीके से हेक्सागन अगर हम लेंगे, यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज, यहां पर भी चार्ज रखूंगा, यहां पर भी, लेकिन यहां पर मैंने चार्ज नहीं रखा और सेंटर पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं। आप बोलोगे ये चार्ज इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों कैंसिल होंगे। ये चार्ज इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज इधर, दोनों कैंसिल। ये चार्ज नीचे की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। तो इन दी एंड यहां पर क्या होगा, यहां पर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। क्लियर है, समझ आ गया यहां तक? आई होप यहां तक जो है आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम थोड़े और अच्छे सवाल जो है, जो इरोडो के 2-3 सवाल है उनको लेकर आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे और जो हम नल पॉइंट को डिस्कस करेंगे, नल पॉइंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है इनका ग्राफ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है वो, और उसके बाद जो है हम नए टॉपिक की ओर फिर चलेंगे। क्लियर है इतना? पहले लेकिन हम आप जो है इस लेक्चर को अच्छे से देखना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन जहां पर समझ नहीं आ रहा है वहां पे कमेंट कर दीजिए। बाकी आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। और आप बताइए कि आपको ये मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, इस तरीके से एनर्जी वाले तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं और भी एनर्जी से आपको पढ़ाऊंगा सो दैट आपको मजा आ जाए और आप जो है क्लास के साथ एंगेज रहे। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को यहां पर हम इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।